हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारा एम रहता है कि यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए हम लोग अपनी प्रिपरेशन पूरी करें जल्दी से जल्दी। फिलहाल आज डेट है 19 अक्टूबर 2023 और द हिंदू का एडिटोरियल्स हम देख लेते हैं कि कौन से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज पे जो इजराइल और हमास के बीच में न्यूज़ चल रही है लगातार, उसके बाद में एक साइड में न्यूज़ निकली हुई है कि पैनल हाइक्स एमएसपी फॉर द रबी क्रॉप्स। तो देखिए, एमएसपी जो है वो हमारे फार्मर वेलफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कई बार ऐसा पूछा जा रहा है। तो एक बार हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि एमएसपी स्कीम है क्या। देखिए, जब 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई तो उस टाइम पर ये डिसाइड हुआ कि हमें किसानों की जो उपज होगी उसको खरीदने के लिए कोई एक सिस्टम बनाना चाहिए ताकि हमारे किसानों को श्योरिटी रहे कि हम उनकी फसल खरीदेंगे और साथ ही साथ हमें फसल का प्रोक्योरमेंट भी करना पड़ेगा, अनाजों को खरीदना भी पड़ेगा ताकि हम उसके उसके बाद में अपने जो भी गरीब किसान हैं या फिर गरीब लोग हैं जिनके पास में खुद अनाज खरीदने की क्षमता नहीं है, उनको हम अनाज प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए एमएसपी शुरू किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि कोई भी फसल कितने मिनिमम रुपीस पे खरीदी जाएगी, इसकी इंश्योरिटी गवर्नमेंट करती है। उसकी इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट में कोई मार्केट प्लेयर आके फसल को खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है, लेकिन मिनिमम इतना प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर गेहूं 30 रुपये किलो बिकेगा तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया 30 रुपये किलो बिकेगा, तो इससे नीचे नहीं बिकेगा। इससे ऊपर बिक सकता है लेकिन इससे नीचे नहीं बिकेगा। इसलिए एमएसपी कुल मिला के इस समय करंट टाइम पे 22 फसलों के लिए दी जाती है और 23वीं फसल है आपकी शुगर केन यानी गन्ना। गन्ना के लिए एफआरपी है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये जो 22 फसलें हैं इसमें से 14 फसल जो हैं आपकी खरीफ की हैं, 6 फसलें रबी की हैं और 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। अब इसमें कॉमर्शियल क्रॉप्स में कॉटन है, कोपरा और राजूट। ठीक, शुगर केन हमने बात कर ली जो कि एक अलग से कॉमर्शियल क्रॉप है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए आप पैडी की, सॉरी, देखिए इसमें 7 अनाज हैं, 5 दालें हैं जो कि चना, अरहर, तूर, उड़द, मूंग की दाल, मसूर, और इसमें धान, गेहूं, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ली, और जो तिलहन की फसलें हैं रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमिम, साफ्लावर और नाइजर सीड। ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये नीचे सुमित सर जो ओनली आईएएस चैनल की एक स्लाइड छोटी सी मैंने उनकी स्लाइड से कॉपी करके लगा दी है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ये उसके बाद में मैं ये बोलने जा रहा था कि सुमित सर की चैनल से स्लाइड लगाई है, कॉपीराइट ना आ जाए। फिलहाल देखते हैं। तो अब आगे हमें डिस्कस करना है कि एमएसपी के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। ठीक, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है एमएसपी का। तो देखिए, सबसे पहले तो एमएसपी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एमएसपी में 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक गवर्नमेंट होती है और एक फार्मर होता है और एक प्राइवेट प्लेयर्स जो भी होते हैं। तो बेनिफिट्स इसके क्या होंगे कि देखिए, फार्मर्स को अगर पहले से पता चल जाएगा कि इस फसल का इतना एमएसपी है तो वो उस फसल को उगाएगा, और जिसका एमएसपी कम होगा उसको नहीं उगाएगा, तो वो बेटर डिसीजंस ले पाएगा। उसके बाद में सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट प्लेयर नेक्सस। कई बार क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ये एमएसपी ना डिसाइड करे तो जो मार्केट वाले हैं वो बंदे एक साथ में नेक्सस बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे और कहेंगे कि देखो ये गेहूं की फसल हम 10 रुपए में ही खरीदेंगे। अब किसान चाहे इसके यहाँ जाए, चाहे इसके पास जाए, चाहे इसके पास जाए, सभी जगह पे उसको मजबूरी में अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। तो सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट प्लेयर नेक्सस भी होता है। उसके बाद में श्योरिटी ऑफ परचेज होती है कि आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे, अगर उसके लिए उसको प्राइवेट प्लेयर्स अगर नहीं खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट जरूर खरीदेगी। लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी में नहीं होता है। फिलहाल ये हम मानते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव तो यही है। उसके बाद में हर साल इसके प्राइस इंक्रीज किए जाते हैं, रिवाइज किए जाते हैं, तो उससे जो किसानों की इनकम होती है वो लगातार इंक्रीज होती है। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है? गवर्नमेंट जो है, जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं उसको कंट्रोल करने में कामयाब रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में गेहूं की फसल की एकदम से गेहूं की कमी हो गई तो उसकी वजह से गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और फिर जो गवर्नमेंट के स्टोर में जो भी ग्रेन्स हैं एफसीआई में होते हैं, आपको पता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में, तो वो इसको रिलीज कर सकता है मार्केट में। उसके बाद में गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करती है
क्योंकि देश में कोई भी विपत्ति की स्थिति, कोई अकाल की स्थिति पड़ जाए तो उस सिचुएशन में एफसीआई जो है मार्केट में अपना अनाज उतार देगी। उसके बाद में वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है उसके लिए भी इसी अनाज का यूज करती है, जो कि वो प्रोक्योर करती है किसानों से। अब देखिए इश्यूज क्या हैं। इश्यूज भी फार्मर से और गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे और प्राइवेट प्लेयर से रिलेटेड हैं। फार्मर क्या होता है, देखिए पहली बात तो आपको पता है फार्मर्स हमारे देश में ज़्यादातर अनएजुकेटेड, अनअवेयर हैं, तो वो तो पता ही नहीं चल पाता उनको कि गवर्नमेंट की स्कीम क्या चल रही है। दूसरी बात, अगर जो इस समय एमएसपी को प्रिक्योर करने की बात होती है तो एमएसपी को प्रिक्योर करने से पहले एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर गवर्नमेंट को उसमें एक किसान को रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। आप एक वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, आप रजिस्टर करेंगे तो कई बार क्या होता है जो ये सीएससी केंद्र हैं वहाँ पर उन मतलब कि किसानों को जो है उसके बारे में जानकारी नहीं होती, वो थोड़ा सा डरते हैं इन सब चीज़ों से, ऑनलाइन वाली चीज़ों से, तो वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाते, अपनी फसल को रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, जिससे फिर जब वो सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर परचेज किया जा रहा है, जब उस सेंटर पे वो जाते हैं अपनी फसल लेके तो वहाँ पर उनका प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। फिर कई बार क्या होता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि देखिए जो सेंटर वाले परचेज हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ का क्या सिस्टम है कि जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं या फिर जो इस सेंटर को, जो कोऑपरेटिव, इस कोऑपरेटिव में जहाँ पर फसल खरीदी जा रही है, इस कोऑपरेटिव में जो बंदा इसका हेड है और उसके जितने भी रिश्तेदार या रिलेटिव या फ्रेंड्स होंगे, सिर्फ उनका धान वो पहले जल्दी या फिर गेहूं पहले जल्दी से खरीद लेगा। ठीक, तो जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके साथ में तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। फिर डिले इन पेमेंट्स होती है, तुरंत पेमेंट्स नहीं मिलते हैं इसके। ठीक है, करीब 20-25 दिन, 30 दिन जो भी लगता है वो लग जाता है, तो डिले इन पेमेंट्स होता है। और ये सारी फसलों के लिए ऐसा नहीं है, एमएसपी नहीं डिसाइड किया जाता है। कुछ ही फसलें हैं, हमने कितनी फसलें बताई, 22 फसल बताई, और प्लस एक फसल है आपकी गन्ना वाली जिस पे एफआरपी लगता है। उसके बाद में देखिए क्या होता है कि एमएसपी जो डिक्लेरेशन होता है, जैसे आज की डेट में आपको पता है कि आज 19 अक्टूबर है, आज एमएसपी जो है डिक्लेयर किया गया है। अब इस समय किसान जो है पूरी तरीके से वो गेहूं बोने के लिए तैयार हो गया है, धान लगभग में कट चुके हैं लोगों के, और लोग जो है अब अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कम से कम 1 महीना पहले एमएसपी अगर बता दें तो किसान ज़्यादा वेल प्रिपेयर हो जाएगा, या फिर 2-3 महीने पहले बता दें तो किसान ज़्यादा वेल प्रिपेयर हो जाएगा कि उसकी फसल साइकिल क्या रहनी चाहिए, उसको गेहूं बोना है कि उसको सरसों बोनी है, क्या बोना है, आलू बोना है। ठीक है, तो उसको उसके बाद नेक्स्ट जैसे पेपरमिंट का सीजन होता है बाराबंकी में, तो वो फिर पेपरमिंट का सीजन ले पाए। अगर गेहूं के प्राइस कम है, आलू के प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं, तो आलू को इंक्लूड कर लिया जाए जैसे एमएसपी में। ठीक है, प्याज को इंक्लूड कर लिया जाए, इस तरीके के सजेशन हो सकते हैं। अनइक्वल एक्सेस, देखिए अब ये तो हो गई किसान के सेंट्रिक। ये दूसरी चीज़ है कि देखिए कई जगह क्या होता है, कई स्टेट्स में तो मैकेनिज्म ही नहीं है, सिस्टम ही इतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता है, तो एमएसपी भैया जो है एमएसपी खरीद नहीं हो पाती। अब गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट देखो एमएसपी पे प्रोक्योर करेगी, हर साल जो है रेट बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो डब्ल्यूटीओ है वो जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा कि देखिए आप जो है फेयर प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं इन ट्रेड, क्योंकि आप किसानों को जो है ऑलरेडी खाद और पानी के जरिए सब्सिडीज दे रहे हैं, उसके बाद में आप उनको जो है एक अच्छा खासा प्राइस भी दे रहे हैं फसल का। ठीक है, तो इस वजह से फसल की महंगी हो सकती है, यानी कि फसल महंगा हो जाएगा। फिर मार्केट में क्या होता है, मार्केट जो प्लेयर्स हैं उनको लगता है कि भैया आप कंपटीशन को किल कर रहे हो। हम क्या करते हैं, हम किसान को, जैसे आप 30 रुपए में कह रहे हो कि 30 रुपए धान गेहूं का प्राइस होना चाहिए, हम क्या करते हैं, हम किसान को 25 रुपए में किसान से खरीद लेते और उसको तुरंत पैसा भी दे देते। ठीक, इसको हम आगे फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को तुरंत दे देते। तो इस तरीके की चीज़ें मार्केट प्लेयर्स बोलते हैं कि देखो आप हमारे लिए भैया कंपटीशन खत्म कर रहे हो, आप तो बोल दे रहे हो कि यही प्राइस है, इसी पे खरीदो। तो ये है जो एमएसपी के प्रोज एंड कॉन्स। अब आज का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड है। देखिए बॉर्डर रोड इनिशिएटिव की थर्ड फोरम की मीटिंग, मतलब बॉर्डर रोड इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की मीटिंग जो है वो बीजिंग में थर्ड मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ, बीआरआई को जो है बड़ा बड़ा बताया गया कि बड़ा इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, पूरे वर्ल्ड की प्रॉस्पेरिटी के लिए हम एक जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, इसको लेके हर्षवी पंत थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में वो 2-3 चीज़ें बताते हैं। पहली चीज़ तो ये बताते हैं कि देखो ये जो बीआरआई है इसको किस तरीके से जो चाइनीज़ एकेडमिक्स हैं वो देखते हैं बीआरआई को। उसके बाद में बीआरआई को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में किस तरीके से दिखाया जाता है, फिर बीआरआई से क्या फ़ायदा हो रहा है वर्ल्ड को, ठीक है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके बीआरआई की रियलिटी क्या है ये बताया जा रहा है।
और फिर बीआरआई की रियलिटी के बाद में, जब रियलिटी आपको पता ही बीआरआई की क्या रियलिटी, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी, एक्सप्लॉयटेटिव एक प्रोजेक्ट है काइंड ऑफ। और फिर बताया जाता है कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या वर्ल्ड को दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको एक बड़ा बड़ा पता होना चाहिए कि जो वर्ड है वो चाइना के जो बीआरआई से, बीआरआई को चाइना तो बताता है कि देखिए हम इसको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है पूरी दुनिया में उसको ब्रिज करने के लिए, उसको पाटने के लिए हम ये अपना प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड इनिशिएटिव चला रहे हैं। अब जो वर्ड है बेसिकली हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, कि वो लोग सोचते हैं कि ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस और जो डिप्लोमेटिक लेवल पर अपना इन्फ्लुएंस और पावर जमाने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो देखिए एक ये फोटो है, इस फोटो में जो है ये लैंड रूट है इनका जो है बीआरआई का, और ये है मरीटाइम रूट। ठीक, तो इस रूट के थ्रू ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और इन द मरीटाइम सेक्टर ये पोर्ट्स को, बड़े बड़े पोर्ट्स को डेवलप करेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, और शिपिंग लेन्स को जो है सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। ये चाइना का ऑब्जेक्टिव है। हालांकि इसमें कोलकाता से, इंडिया से भी होकर दिखाया गया, लेकिन इंडिया इसका पार्ट बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग जो चाइना इकोनॉमिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपीईसी, जो कि हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होके जाता है, तो उसकी वजह से इंडिया जो है इसको चैलेंज करता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई, ये इसका मैप हो गया, जिसमें देखिए ये यहाँ से शुरू होता है, सेंट्रल अमेरिका से होके जाता है, और फिर तेहरान ईरान से होते हुए, टर्की से होते हुए, और यूरोप, यहाँ पे रशिया में भी कवर हो रहा है, पूरा यूरोप को ये कवर कर रहा है। ठीक, अब चाइना को इसको बनाने का रीज़न क्या है? देखो पहली बात तो ये है कि चाइना यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, और चाइना का 80% से ऊपर का ऑयल ट्रेड इसी रूट से होता है। तो चाइना को एक कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए। ये बोला जाता है कि ये चाइना की वीन है, ये जो पर्टिकुलर रूट है, ये रूट जिसकी बात हो रही है। तो ये रूट अगर चोक हो जाए, चाहे वो इंडिया की वजह से या फिर यहाँ की जो भी लोकल पावर्स हैं, वो अगर इसको चोक कर दें, तो चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी कोलैप्स हो जाएगी। तो एक तो रीज़न ये है उनका इसको बनाने के लिए। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि देखिए ये चाइना की एंशियंट सिल्क रोड भी थी, यानी जब एंशियंट टाइम में जो चाइना का बिजनेस है वो इसी रूट से होकर होता था, तो उनको एक एक एंशियंट अपने रूट की जो हेरिटेज है उनकी, उसको रिवाइवल भी उनका करना है। इसको चाइना में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी बोला जाता है। अब आते हैं अपने डिस्कशन पर। देखिए राइटर बताते हैं कि ये जो चाइना के एकेडमिक्स हैं, एकेडमिशियन हैं, ये बताते हैं कि जो प्रोजेक्ट बीआरआई है ये चाइना का मार्शल प्लान है टू स्टेट द गेटवे चाइना बिकमिंग अ ग्लोबल पावर। चाइना को ग्लोबल पावर और रीजनल पावर बनाने के लिए, रीजनल पावर से ग्लोबल पावर बनाने के लिए ये एक चाइना का मार्शल प्लान है, और चाइना के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने का। चाइनाज मार्शल प्लान इसको क्यों कहा जा रहा है? देखिए मार्शल प्लान यूएस का मार्शल प्लान था। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में यूरोप की जो कंडीशन है वो बहुत ही डिलैपिडेटेड हो गई थी, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी। तो उनकी इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए यूएस का मार्शल प्लान था। उसी मार्शल प्लान को इमिटेट करते हुए, कॉपी करते हुए चाइना वाले बता रहे हैं कि देखो ये चाइना का मार्शल प्लान है, कि चाइना इससे अब जो रीजनल पावर है उससे पूरी ग्लोबल पावर बन जाएगा। उसके साथ ही साथ में चाइना जो है पूरे ग्लोबलाइजेशन को, जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है उसको रिबूट करेगा, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में जो कनेक्टिविटी है उसको पूरी तरीके से बूस्ट कर देगा, और जो ग्लोबलाइजेशन में जो शॉर्ट कमिंग्स थे उनको रेक्टिफाई करेगा इसके थ्रू, यानी कि कनेक्टिविटी में जो भी इश्यूज थे उनको रेक्टिफाई करेगा। साथ ही साथ ये मलक्का स्ट्रेट का एक अल्टरनेटिव है, ठीक है, जिसको जगुलर वीन भी बोलते हैं। अब देखिए क्या बात है कि इसको सपोर्ट कैसे किया जाता है, मतलब कि इसके सपोर्ट में क्या आर्गुमेंट है बीआरआई के सपोर्ट में। देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहली बात तो जो ये पहले एआईबी के बारे में देख लेते हैं, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, आपको पता है 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये यहाँ पे देखिए 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका सिर्फ यही उद्देश्य था
कि जो एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कनेक्ट, देखिए पूरे एशिया एज अ होल, एशिया की बात हो रही है, ठीक है। एशिया का जो, क्योंकि एशिया पिछड़ा हुआ था ना इन कंपैरिजन टू वेस्ट, तो 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो लेकिन इसके बारे में डिस्कशन बहुत पहले से चल रहा था कि किस तरीके से हम एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बैंक बनाई गई थी। इसमें इनिशियल जो पूल मनी थी वो $100 बिलियन की थी। देखिए, अब इसकी वजह से जो $100 बिलियन और ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पूरी एशियन कंट्रीज में चल रहे हैं, उनको ये लेंड करता है, लोन देता है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी भी और लेंडिंग बैंक्स थी वो इससे compete नहीं कर पाती। क्यों नहीं compete कर पाती? क्योंकि इसमें चाइना है, और आपको पता है कि चाइना कितने सस्ते दामों पर लोन दे देता है। अब इसका शेयर एक बार देख लेते हैं कि इसमें चाइना का शेयर 27% के आसपास है। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, 7% के आसपास इंडिया का शेयर है, फिर रशिया का है, फिर जर्मनी का है। तो अब शेयर के हिसाब से ये वोटिंग होती कि किस प्रोजेक्ट के लिए हमें फंड्स रिलीज करने चाहिए। तो देखिए, जब चाइना की शेयर कितनी, 7×21, 7×28, करीब करीब 4 गुना है चाइना की जो भागीदारी है। तो ऑब्वियस सी बात है चाइना की वोटिंग शेयर ज़्यादा होगी। करेंटली इसके 100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। और चाइना ये भी कहता है, अब पहली बात तो देखो चाइना की खुद की बैंक भी है, और दूसरी चीज़ चाइना ये भी कहता है कि अच्छा, अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं ना हमारे रूट से, तो आप लोकल करेंसी में ट्रेड करिए। अगर बीआरआई के थ्रू ट्रेड हो रहा है तो वो लोकल करेंसी में हो, यानी कि एल्बोइंग आउट द डॉलर। डॉलर को चुपचाप धीरे से कोहनी मार के निकाल रहे हैं बाहर की, भैया डॉलर में ना करो, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करो, ठीक है। और बीआरआई को वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऐसे दिखाते हैं कि जैसे सी जिनपिंग जो है वो एक ग्लोबल स्टेट्समैन है। वो इसका बूस्ट करते हैं अपने, मतलब कि इसके बारे में बीआरआई प्रोजेक्ट को लेकर अपने जब जनता के बीच में जाते हैं सी जिनपिंग, तो बताते हैं कि देखो हमने जो है इतना बड़ा ग्लोबल प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, जिससे चाइना की पावर और चाइना की इन्फ्लुएंस जो है समुद्र के पार भी फैल रही है, ठीक है। इस तरीके की बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और चाइना, और जो ये प्रोजेक्ट है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिलिंग वाला प्रोजेक्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा 14th 5 ईयर प्लान में, चाइना के 14th 5 ईयर प्लान में इसके लिए दिया गया है, इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक। उसके बाद में अभी तक जो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है दो तरफा, यानी कि जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है और किसी और पार्टनर कंट्री ने अगर इसमें जो इन्वेस्ट किया है बीआरआई में, वो करीब $380 बिलियन का हो चुका है टोटल, ठीक है, अभी तक का। अब देखिए, लोग बताते हैं कि इसका, हम अभी जो बताने जा रहे थे कि बीआरआई का फ़ायदा क्या है, किस तरीके से बीआरआई को जस्टिफाई किया जाता है। ये बताया जाता है कि देखो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि करीब इस समय दुनिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, उसकी वजह से 675 मिलियन, यानी कि 67 करोड़ लोगों के पास में बिजली नहीं है, 230 करोड़ लोगों के पास में पानी नहीं है, पानी यानी कि पोर्टेबल वाटर, पीने के लिए पानी नहीं है, और ब्रॉडबैंड सिग्नल्स नहीं है, यानी कि कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है 450 मिलियन लोगों के पास में। 450 मिलियन कितना हो गया? करीब करीब 45 करोड़ लोगों के पास में जो है ये नहीं है, मतलब कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है। तो अब होगा क्या कि जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है ये कम होगा, क्योंकि भाई इसमें मोटरवेज बन रहे हैं, पावर प्लांट्स बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवेज बन रही हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो उधार देने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बताती हैं कि अगर 2030 तक पूरे विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर हर साल $1.5 ट्रिलियन खर्चा किया जाए, यानी कि पूरे विश्व में हर साल $1.5 ट्रिलियन रुपीस अगर खर्चा किए जाएं, तब जाके कहीं 2030 तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप जो है वो फिल हो पाएगा। तो ये देखिए, $1.3 ट्रिलियन तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि हमारा टारगेट कितना है, देखिए हमें, हमारी इसमें इकोनॉमी ही 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है, हमारी जीडीपी हमारी कंट्री की, तो $1.5 ट्रिलियन तो एनुअली बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद में अब बताते हैं कि देखो, ये तो बात हुई कि हाँ इसकी क्यों ज़रूरत है, क्यों जस्टिफाई किया जा रहा है। अब आते हैं बात पे कि देखो इसकी अगली रियलिटी क्या है। एक फर्म है जिसका नाम है आईसीज यूसुफ इसाक इंस्टीट्यूट, वो बताता है
कि इस बीआरआई इशू की वजह से, बीआरआई इनिशिएटिव की वजह से इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे भाई कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। ऑब्वियस पॉइंट है, आप बिल्कुल दिमाग में लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको लिखना है तो आपको दिमाग में आना चाहिए हाँ इकोलॉजिकल डैमेज तो होना ही होना, हो चाहे ना हो, आपको लिख के आना है कि हाँ इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं कि देखो जो लाओस में मेकोंग रिवर जाती है, तो लाओस को देख लेते हैं मैप पे।